हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उत्परिवर्तन की, जिसे हम म्यूटेशन भी कहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि उत्परिवर्तन कहते किसको हैं, उत्परिवर्तन की खोज किसने की थी और उत्परिवर्तन के कौन कौन से भाग होते हैं, यानी उत्परिवर्तन को कितने भागों में बांटा गया है। और इसके साथ हम एक और क्वेश्चन लेकर चलेंगे, यानी जो उत्परिवर्तन है इससे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि उत्परिवर्तन होता क्या है। तो उत्परिवर्तन क्या होता है कि जीवों में अचानक होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। यानी जीवों में अचानक होने वाला जो वंशागत परिवर्तन होता है उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। अब जो ये उत्परिवर्तन है इसको हम दूसरे शब्दों में भी बोल सकते हैं कि जीवों में जितने भी जो जीन होते हैं उन जीनों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि सामान्य व्यक्ति की जो ये अंगुलियां होती है, हाथ की अंगुलियां होती है, वो 5 होती है ना। लेकिन जिन व्यक्तियों में जो उत्परिवर्तन हो जाता है उसमें क्या होता है, यानी 5 अंगुलियों के स्थान पर उनमें 6 अंगुलियां उत्पन्न हो जाती है, 6 अंगुलियां उत्पन्न हो जाती है। उसी क्या बोलते हैं, हम उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी ये उत्परिवर्तन के कारण उसमें 6 अंगुलियां विकसित हो जाती है। जो ये वाली उत्परिवर्तन था, उस उत्परिवर्तन को सबसे पहले है ना 1791 में सेटराइड गडरे ने देखा था। जो 1791 में सेटराइड गडरे ने देखा था, उन्होंने क्या देखा कि जो इनके पास भेड़ का एक झुंड था, उन भेड़ों के झुंड में से उन्होंने एक ऐसी भेड़ को देखा जिसके जो टांग थी वो अन्य भेड़ों से लंबी थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, जो भेड़ थी उसको क्या नाम दे दिया, एनकॉन नाम दे दिया, यानी उत्परिवर्तित हुई भेड़, तो उसे क्या बोल दिया, एनकॉन नाम दे दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो वैज्ञानिक थे एक ह्यूगो डी ब्रीज, यानी ह्यूगो डी ब्रीज, इन्होंने क्या किया, जो एक पादप लिया। कौन सा पादप लिया, वो लिया था आर्नियोथेरा लैम्क्रियाना। ये है ना, ये गुलाब का पादप होता है, यानी गुलाब की किस्म होती है आर्नियोथेरा लैम्क्रियाना। इन्होंने क्या किया, इस पुष्प में देखा, यानी कई पीढ़ियों का अध्ययन किया, तो उन्होंने क्या देखा कि इनमें से एक ऐसा जो पादप प्राप्त हुआ कि उसमें अन्य जो पादप थे उनसे भिन्नता उत्पन्न हो गई, जिसे क्या बोल दिया उन्होंने, उत्परिवर्तन नाम दे दिया। और जो उत्परिवर्तन की जो इकाई होती है, यानी इन्होंने जो उत्परिवर्तन की इकाई दी थी वो क्या थी, म्यूटॉन थी, यानी उत्परिवर्तन की इकाई को इन्होंने म्यूटॉन नाम दे दिया। अब देखते हैं हम उत्परिवर्तन के प्रकार की, उत्परिवर्तन है वो कितने प्रकार का होता है। तो इसके लिए क्या है ना, मैंने ये जो उत्परिवर्तन है उसके प्रकार कुछ अधिक है, तो इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है। तो उस चार्ट में क्या है ना, आसानी से हम इसको समझ पाएंगे, यानी उसके सभी भागों को हमने एक चार्ट में लगा दिया है, जिससे हमको ये पता चल जाए कि उसके कौन कौन से भाग आने वाले हैं, जिसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो इसके लिए पहले हम एक चार्ट देख लेते हैं। तो जो उत्परिवर्तन है इसको हमने कितने भागों में बांटा गया है, इसको हमने 2 भागों में बांटा गया है, यानी उत्परिवर्तन है उसे हमने 2 भागों में बांट दिया है। जो पहला है उसे बोलते हैं हम गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, और जो दूसरा है उसे बोलते हैं हम जीन उत्परिवर्तन। अब जो ये गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है ना, इस गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के भी आगे 2 भाग है, यानी जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है इसको भी आगे हमने 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अब जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, पहले हम ये देख लेते हैं कि जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता क्या है। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है कि गुणसूत्र की संरचना और संख्या में होने वाले परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाते हैं। और जो जीन उत्परिवर्तन है उस जीन उत्परिवर्तन को किसको बोलते हैं, जीन उत्परिवर्तन की जो जीवों की जो जीनी संरचना होती है, यानी जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं जीनों में उपस्थित, जो न्यूक्लियोटाइड उपस्थित होते हैं उनमें होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं, जीन उत्परिवर्तन बोलते हैं। अब जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है इसको लेकर चलते हैं सबसे पहले। तो जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है इसको आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो पहला है कौन सा है, संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। जो संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है इसको क्या कहते हैं, जैसे कि गुणसूत्र होता है उसकी संरचना में, यानी किसी भी प्रकार की संरचना में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय संरचनात्मक उत्परिवर्तन। और जो सेकंड है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का वह है संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, यानी गुणसूत्र की संख्या में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं, संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाते हैं। अब जो संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है इसको भी हमने आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है,
यानी इसको संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है, इसको आगे हमने 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला है अल्पता। यानी जो इस अल्पता में क्या होता है, जो इसको अल्पता के स्थान पर हम एक और नाम बोल सकते हैं जिसे हम विलोपन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होता है उसमें किसी खंड का विलोप हो जाता है, यानी जो कोई भी खंड है गुणसूत्र में, पूरा गुणसूत्र है उसमें किसी खंड का विलोप हो जाता है, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, अल्पता नाम दे दिया। इसकी जो बीमारियां है वो आगे हम एक साथ डिस्कस करेंगे, यानी इसके जो अभी जो भाग है उसको आगे हम देखेंगे। तो जो सेकंड पॉइंट था इसका, यानी जो संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है उसका सेकंड पार्ट है द्विगुणन। इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होता है उस गुणसूत्र की खंडों का वापस द्विगुणन हो जाता है, यानी उसी के स्थान पर एक और आ जाता है, यानी द्विगुणन गुणज हो जाता है उसका, इसलिए उसे द्विगुणज नाम दे दिया। थर्ड है प्रतिलोमन। इसमें क्या होता है, संरचनात्मक परिवर्तन में क्या होता है, जो गुणसूत्र होता है वो 180 के डिग्री के कोण पर घूमकर वापस उसी दिशा में वापस जुड़ जाता है, इसलिए इसे प्रतिलोमन कहते हैं। और अगला है, लास्ट वाला है स्थानांतरण। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 होते हैं, क्या गुणसूत्र होते हैं ना, वो 2 काम में लिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो एक गुणसूत्र है उसके खंड टूटकर दूसरे गुणसूत्र पर जाके मिक्स हो जाते हैं, और जो दूसरा वाला है वो पहले वाले में चला जाता है, तो इसलिए इसे बोलते हैं स्थानांतरण, संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। अब है जो संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है, इसको आगे वापस इसको भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, यानी जो संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है ना, इसको भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। तो इसके लिए इसको जो संख्यात्मक है उसे पहला है अगुणिता। यानी अगुणिता किसे कहते हैं, यानी गुणसूत्र में जो उपस्थित जो गुणसूत्र होते हैं, यानी पहले जो अगुणित गुणसूत्रों में जो उपस्थित गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या में होने वाली कमी या वृद्धि को क्या कहते हैं, अगुणिता कहते हैं। और सहगुणिता किसे कहते हैं, कि जो गुणसूत्र होता है उसकी जो एक सेट होता है, यानी गुणसूत्र का एक सेट होता है जिसे हम जीनोम बोलते हैं, उस एक सेट में गुणज होने की क्रिया को क्या कहते हैं, सहगुणिता कहते हैं। अब जो ये अगुणिता है, इस अगुणिता को भी हमने आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला है अधोगुणिता, यानी अधोगुणिता किसे कहते हैं, कि गुणसूत्र की संख्या में होने वाली कमी को क्या कहते हैं, अधोगुणिता कहते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, 46 होती है, लेकिन जो ये उत्परिवर्तन हो जाता है अधोगुणिता वाला, तो इसमें क्या हो जाता है कि जो 46 होते हैं उसकी कम हो जाते हैं, यानी उससे कम हो जाते हैं, जैसे 45 हो गए, 44 हो गए, ऐसे हो जाता है, जिसे अधोगुणिता कहते हैं। और जो सेकंड है अधिगुणिता। इस अधिगुणिता में क्या होता है, यानी गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम अधिगुणिता कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अधिगुणिता कहते हैं। अब जो ये अधोगुणिता है, अब अधोगुणिता को भी आगे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो अधोगुणिता है उसको भी आगे हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, जिसमें पहला है एक न्यून सूत्रता, यानी जो गुणसूत्र है उसमें एक गुणसूत्र की कमी होना क्या कहलाता है, एक न्यून सूत्रता, जिसे हम मोनोसोमी भी कहते हैं। और जो सेकंड है द्विन्यून सूत्रता, यानी इसमें इसको हम न्यूलिसोमी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या 2 होती है, तो इसलिए इसे द्विन्यून सूत्रता कहते हैं। अब जो अपना ये वाला भाग था अगुणिता वाला, तो इसके 2 भाग थे, अधोगुणिता और अधिगुणिता। तो इसको हम जो अधिगुणिता है इसके अब आगे टाइप देखेंगे, जो यानी अधिगुणिता है उसको कितने भागों में बांटा गया है। जो अधोगुणिता है यानी जो अधिगुणिता है इसको हमने आगे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में इसको बांट दिया है। जो अधिगुणिता है इसको 2 भागों में, जिसमें पहला है एकाधी सूत्रता, यानी इसे हम ट्राइसोमी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसे ट्राइसोमी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो अधिगुणिता है यानी इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, यानी 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। जो एकाधी सूत्रता यानी इसमें एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए इसे एकाधी सूत्रता कहते हैं। और सेकंड है द्विआधी सूत्रता, यानी इसे टेट्रासोमी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या 2 होती है, यानी इनमें 2 गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए इसे द्विआधी सूत्रता कहते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि
व्यक्ति में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं, तो उसके स्थान पे क्या हो जाते हैं 47 यानी 48 हो जाते हैं, इसलिए इसे द्विआदि सूत्रता कहते हैं। अब देख लेते हैं हम जो सहगुणिता है यानी संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन के जो भाग थे सहगुणिता यानी उसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको हमने 2 भागों में बांटा है। जो पहला है स्वबहुगुणिता और सेकंड है परबहुगुणिता। स्वबहुगुणिता में क्या होता है, जो गुणसूत्र होता है उसकी यानी एक ही गुणसूत्र काम में लिया जाता है, और जो परबहुगुणिता है उसमें हमने 2 गुणसूत्रों को काम में लेते हैं, यानी दोनों में क्या होता है इसमें यानी 2 गुणसूत्र होते हैं, उन 2 गुणसूत्रों के अगुणित गुणसूत्र का गुणज होता है, इसलिए इसे परबहुगुणिता कहते हैं। अब जो सेकंड था उत्परिवर्तन का प्रकार जिसे हम जीन उत्परिवर्तन बोल रहे थे, उस जीन उत्परिवर्तन को भी आगे हमने 4 भागों में बांटा है, जिसमें जो पहला है वो है संक्रमण। संक्रमण क्या होता है यानी प्यूरिन यानी जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं इनमें क्या होता है जीन में उपस्थित जितने भी नाइट्रोजन यानी प्यूरिन्स पिरिमिडीज ये होते हैं उनके आपस में स्थान बदलने को ही क्या बोलते हैं संक्रमण कहते हैं। अब जो ये संक्रमण है इसको भी आगे 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्रतिस्थापन और दूसरा है अनुप्रस्थता। जो प्रतिस्थापन है इसमें क्या होता है यानी जो डीएनए होता है वह क्या होता है जो अपना डीएनए होता है उसमें प्यूरिन्स के स्थान पर क्या हो जाता है प्यूरिन्स आता है, जिसे तो हम क्या बोलते हैं प्रतिस्थापन बोलते हैं, और जो प्यूरिन्स के स्थापन यानी जो प्यूरिन होता है उसके स्थान पर पिरिमिडिन आ जाता है, तो उसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थता। अब जो जीन उत्परिवर्तन है इसका सेकंड पार्ट है विलोपन। तो इसमें क्या होता है यानी जो जीन होता है उस जीनोम में से नाइट्रोजन क्षारक के किसी खंड का विलोप हो जाना, यानी प्यूरिन्स या पिरिमिडिन्स में किसी भी खंड का विलोप हो जाने क्या कहलाता है विलोपन कहलाता है। यानी विलोपन हो गया यानी कोई भी प्यूरिन्स या पिरिमिडिन्स है उनका विलोप हो जाना क्या कहलाता है विलोपन कहलाता है। अब है निवेशन। तो इसमें क्या होता है यानी जो गुणसूत्र होता है डीएनए होता है गुणसूत्र होता है उसमें क्या होता है ना एक और क्या होता है जो प्यूरिन्स या पिरिमिडिन्स होता है यानी नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो उनका आकर जुड़ जाना है क्या कहलाता है निवेशन कहलाता है। अब है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इसमें क्या होता है यानी जो जीन उत्परिवर्तन है उसका ये महत्वपूर्ण भाग होता है। क्या होता है इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उनका जुड़ना या विलोप होना ही क्या कहलाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अब हम ये जो चार्ट है इसको हम अगली वाली वीडियो में पूरी तरह से समझेंगे, यानी जो ये वीडियो है इसको ये ज़्यादा लंबा हो जाए इसलिए हमने क्या किया है जो ये चार्ट है इसी में आपको ये समझा दिया है। तो अब आगे हम देखेंगे इसके सभी भागों को हम डिटेल में देखेंगे, तो अभी आप वीडियो को आगे ज़रूर देखना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड।